आज हम लोग उसोगुई नाम के एक मांगा के फर्स्ट 5 चैप्टर्स कवर करेंगे। दिस मांगा इज फेयरली पॉपुलर बट स्टिल ये जितनी ज्यादा अच्छी है उसके हिसाब से इट इज स्टिल अंडररेटेड। इसका मेन कैरेक्टर इज अ गैम्बलर हु गैम्बल्स विद एवरीथिंग इन हिज लाइफ। हेलो, मेरा नाम है वाइजन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है कसीनो के साथ, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर बाकू मादारामे ने अभी ताजे 1000 येन से 1 लाख येन जीते हैं। गैम्बलिंग के लिए भाई का पैशन ही कुछ और है। गैम्बलिंग को ऐसे कुछ मजबूरी, बीमारी ऐसा कुछ नहीं बताता है। अकॉर्डिंग टू हिम गैम्बलिंग इज समथिंग यू डू टू विन। बाकू को कसीनोज में काजी नाम का एक बंदा मिलता है जिसको लोन शार्क्स ने तंग कर रखा था, क्योंकि बाकू अभी काजी की मशीन से ही 1 लाख येन जीता था। तो उससे बोलता है कि ठीक है, जो तेरा 2 मिलियन येन का कर्जा है उसे उतारने में मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। आंखों में चमक देख रहे हो तुम भाई की खुद को गैम्बलर बोलते हो। बाकू काजी को एक अंडरग्राउंड कसीनो में लेकर आता है विच आर इलीगल, बट स्टिल लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ का हाउस कट बहुत ही कम होता है और ऐसा माना जाता है कि हाउस कट जितना ज्यादा होता है जीतने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। बाकू वहाँ पर जाकर सिर्फ पूरे टाइम दारू पी रहा होता है और रूलेट गेम वहाँ पर चल रहा होता है, उसको ऑब्जर्व करता है और वो अचानक से उठ के खेलने चला जाता है। उसका खेलने का तरीका बहुत ही अलग होता है। वो 0 को छोड़ के और बाकी हर नंबर पे 1000 येन की बेट लगा देता है। उसने 37 नंबर्स पे अपनी बेट लगाई थी और जीतने पे तुमको 35 टाइम्स अपना अमाउंट प्लस प्रिंसिपल मनी ही वापस मिलती है। तो उसके इस तरीके से वो हर बार जीतेगा तो जरूर, लेकिन उसको हर बार 1000 येन का नुकसान ही होगा। बट स्टिल वो इसी तरीके से खेलने लग जाता है। उसका तरीका ये है कि जो नंबर एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, तो इसीलिए जो नंबर आता जाता है वो उसके ऊपर से अपनी बेट हटाता जाता है। तो ऐसे ही करते करते जब 3 टर्न्स हो जाते हैं तो अब उसकी बेट लगेगी 35 नंबर्स पे और वो जीतेगा 36,000। तो अब उसको प्रॉफिट होने लगेगा और जैसे ही उसका प्रॉफिट कंफर्म होता है वो अपनी बेट बढ़ा देता है। वो 1000 की जगह हर नंबर पे 10,000 की बेट लगाता है और ऐसे ही करके वो बहुत सारे पैसे एक ही बार में जीत जाता है। लेकिन डीलर्स तो होते ही नालायक है। वो जानबूझ के बॉल को ऐसी जगह पर रोकता है जो पहले भी आ चुका है और वहां पर बाकू ने बेट नहीं किया हुआ है, तो बाकू अपने सारे पैसे हार जाता है। वो एकदम से बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। अपनी जेब से अपने आखिरी पैसे निकालता है एंड देन ही स्टार्ट्स ओवर। जैसे ही वो दोबारा से बैटिंग स्टार्ट करता है तब वो कारियोमे नाम के कुछ टॉफी बिस्किट टाइप की कोई चीज है जो कि वो खाने लगता है और जैसे ही वो उसे खाना शुरू करता है काजी एक्टिव हो जाता है और हम चले जाते हैं फ्लैशबैक में। बाकू ने काजी को ऑलरेडी बता रखा था कि भाई देख, जैसे ही मैं ये वाली टॉफी खाना स्टार्ट करूंगा तू बेट कर दे। और क्योंकि सब जगह पर ऑलरेडी बाकू की बेट थी, सिर्फ एक ही जगह खाली बची हुई थी, तो काजी की बेट ऑलरेडी टर्न्ड इनटू अ फ्लावर बेट। अब फ्लावर बेट क्या होती है वो तुम छोड़ो, बट उसका जो रिजल्ट होता है वो 144 टाइम्स होता है। इसका मतलब कि पूरे टाइम वो सिर्फ दिखा रहा था कि वो हार रहा है। डीलर को लग रहा था कि हर चीज वो कंट्रोल कर रहा है, बट नहीं, इट वाज बाकू हु वाज एक्चुअली विनिंग एंड कंट्रोलिंग इट ऑल एंड ही लीव्स विद ह्यूज प्रॉफिट्स इवन आफ्टर लूजिंग हिज बेट। जब वो क्लब से बाहर जा रहा था तब काजी ने बाकू का नाम लिया और उसका नाम सुनने के बाद डीलर की आंखें निकल के बाहर आई, क्योंकि उसने ये किस्सा कभी पहले सुना था कि एक बार किसी क्लब में रशियन रॉलेट नाम का गेम चल रहा था। तुमने मूवीज में देखा होगा ना कि गन में सिर्फ एक जगह पर गोली डाल के उसको घुमा देते हैं, फिर जिसकी किस्मत में गोली लिखी वो मर जाएगा, वही वाला गेम। एंड उस गेम का सर्वाइवर वाज बाकू मादारामे AKA उसोगुई द लाई ईटर। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है कि जिसमें काजी अपने जीते हुए पैसों से लोन शार्क्स का पैसा वापस करने जा रहा था। तभी बाकू उसे जाके रोक लेता और बोलता है कि भाई ये पैसा वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो अपने एक लॉयर दोस्त से उसकी बातचीत करवाता है। लॉयर उसे कुछ जापान के इंटरेस्ट रेट के लॉस समझाता है, जिससे उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी आधा हो जाता है और उसका आगे का इंटरेस्ट रेट भी 0% हो जाता है। फिर इन्हें एक पैम्फलेट में नाइट्रो लोन नाम की कंपनी दिखाई देती है जो कि इलीगल लोन्स प्रोवाइड करती है। बाकू ने उस कंपनी के नाम के नीचे ध्यान दिया तो वहां पे तोइची लिखा हुआ है। तोइची में तो का मतलब टोक्यो और इची का मतलब 1। हर 3 साल बाद ये नंबर बढ़ता चला जाता है। तो तोइची का मतलब कि ये कंपनी अभी 3 साल से भी कम पुरानी है। काजी बाकू से इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है कि वो उसके जैसा बनने के लिए तुरंत पहुंच जाता है नाइट्रो लोन के ऑफिस। जब वो वहां पर बैठा होता है तो नाइट्रो लोन के ऑफिस में कोई बंदा बार बार रॉन्ग नंबर पर डायल करके ये बात बता रहा होता है कि भाई मैं 10 मिलियन जीत गया हूँ हॉर्स रेसिंग। काजी भाई वहां पर डांट खा रहे होते अपनी हरकतों के लिए, लेकिन तभी एंट्री होती है वहां पर बाकू मादारामे और वो घुसते ही वहां पर जाके बोलता है कि आई डोंट रिमेम्बर ऑथराइजिंग इलीगल लोन्स, क्योंकि वो वहां पर थोड़ा अपना दबदबा बनाने के लिए एक याकुजा की एक्टिंग कर रहा था। वो लोग लोन्स 30% पर डे के इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कर रहे थे। तो बाकू ने जाके बोला कि ठीक है, तुम मेरे को 3 मिलियन येन दे दो, फुल बेइज्जती करते हो। और कोलेटरल के नाम पे वो कुछ कूड़ा सा उनको जेब से निकाल के दे देता है। लेकिन तभी जो दूसरा एम्प्लॉय होता है वो एकदम से उसको सारे पैसे निकाल के दे देता है। इनफैक्ट 3 मिलियन की जगह 4 मिलियन दे देता है, क्योंकि वहां पर उसे जो बंदा कॉल कर करके 10 मिलियन का विनिंग टिकट की बात कर रहा था वही टिकट उसे वहां पर मिल जाता है। मतलब बाकू की जेब में ऑलरेडी खजाना पड़ा हुआ था और उसको पता ही
नहीं। और जब वो लोग पैसे लेके वहां से बाहर जाते हैं तब बाकू काजी को पूरी की पूरी कहानी बताता है कि असल में हुआ क्या। क्योंकि नाइट्रो लोन्स को भी मार्केट में 3 साल भी नहीं हुए हैं, इसका मतलब कि वो लोग नए लोग हैं और इसीलिए उनके पास याकुजा की कोई भी बैकिंग नहीं है। और तभी बाकू ने वैसी एक्टिंग करी क्या कि वो लोग डर जाए। एंड उन्हें पैसे इसलिए मिल गए क्योंकि याद है मैंने बोला था कि एक बंदा बार बार कॉल कर करके बोले जा रहा है कि भाई मैं 10 मिलियन जीत गया, मैं 10 मिलियन जीत गया। वो कोई और नहीं बल्कि बाकू खुद ही था। एंड उसने एक फर्जी टिकट उन लोगों को पकड़ा दिया और जैसे ही वो लोग टिकट कैश आउट कराने गए तो उन्हें पता चला कि ये तो विनिंग टिकट है ही नहीं। और वो लोग दिन में लाख 2 लाख की डील्स करते थे, उन्होंने इकट्ठे मिलियन येन की डील कर दी वहां पे। तो उनकी जितनी भी इन्वेंट्री थी वो सारी खत्म हो गई और उन्होंने जिससे भी पैसा मांगा हुआ था अब वो उनसे पैसा लेने आएगा और वो पैसा वापस देने के लिए तो उनके पास कुछ है ही नहीं। तो वो लोग जब ऑफिस पहुंचे तो फिर नाइट्रो लोन का कोई बोर्ड नहीं था, कुछ नहीं था, कंपनी खत्म हो चुकी थी और बाकू भाई की जेब में 4 मिलियन येन पड़े हुए थे। वीडियो से एक छोटा सा टाइम आउट तुम्हारे 30 सेकंड लेना चाहूंगा मैं सिर्फ। देखो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली इसका मतलब कि तुम्हें मजा तो आ रहा है। मांगा पढ़ के सब कुछ इतने छोटे समय में जॉट डाउन करना बिना कोई भी बात गलत बोले इज टफ, क्योंकि एक भी बात गलत बोलने की कोशिश करो एकदम खा जाते हो तुम लोग आके। तो इसीलिए आई वांट यू गाइस टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू गाइस आर न्यू। अभी तुम्हें इस चैनल पर और भी ज्यादा अलग अलग मांगा मानवा सबके एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलेंगे और उसोगुई का नेक्स्ट पार्ट भी तभी आएगा जब इस वीडियो पे एटलीस्ट 50 लाइक्स करवा दोगे तुम लोग। तो बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी और चलो अब चलते हैं वापस अपनी वीडियो पे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ खास हुआ भी नहीं था इसमें, तो बहुत छोटे 4-5 लाइंस में निपटा दूंगा मैं इसको। काजी ने बाकू की हेल्प से अपना सारा लोन चुका दिया था और इसीलिए वो उसको ट्रीट देने के लिए अपने घर पे बुलाता है। वहां पर अपना कुछ सामान ढूंढते हुए काजी को एक पुरानी रेंटल कैसेट दिखाई दी जिसकी ड्यू डेट 1 महीने से भी ज्यादा की हो चुकी थी। तो उस पर काजी ने बोला कि 1 महीने पहले जब अर्थक्वेक आए थे तब शायद ये कैसेट यहाँ पर गिर गई होगी और उसे दिखाई नहीं दी। और बाकू ने ये बात सुनने के बाद वहां पर नोटिस करा कि कुछ फेक बिल्स पड़े हुए थे। बाकू भाई अब पहुंच गए रेंटल स्टोर पे ये बताने मैनेजर को कि भाई तुम्हारे स्टोर से काजी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। फिर वहां पर स्टोर क्या उस पूरी चेन का मालिक भी आ गया। बहुत बहसबाजी हुई। मालिक ने बोला कि भाई तुम्हारे पास प्रूफ क्या है इस चीज का। तो प्रूफ के नाम पे बाकू ने उनको पहले तो वो रेंटल कैसेट का बिल दिखाया जहां पर काजी ने अर्थक्वेक आने की वजह से गलती से हल्का सा पेन चला दिया था और बाकी स्कैमर कंपनीज को वो सिंबल लगा कि जैसे वो इंग्लिश का एन है, तो उन्होंने उसके एड्रेस पे वो एन लिख लिख के देना शुरू कर दिया। और क्योंकि काजी ने वो वाला सिंबल सिर्फ वहीं पर ही बनाया था तो इसका मतलब कि इंफॉर्मेशन सिर्फ वहीं से ही लीक हुई है। तो इन दी एंड सबको फिर से बाकू की बात ही माननी पड़ी। रेंटल स्टोर ने इनको 2 मिलियन येन दिए और लाइफ टाइम फ्री रेंटल्स अलग से। इसमें काजी ने एक बात नोटिस करी कि बाकू बुरा आदमी नहीं है, लेकिन वो जो इस तरीके से सारे काम करता है वो तौर तरीके भी शायद बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। बाकू को किसी काम के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए और उन पैसों को कमाने के लिए वो कुछ भी करेगा, तो इसीलिए बाकू बहुत ज्यादा अच्छा इंसान भी नहीं है। अभी तक सीन बैठा दिया गया है कि बाकू कैसा है क्या है और अब सीरियस कहानी शुरू होती है। बाकू को एक बार एक क्लब में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसको बिना डीलर के खेलना पसंद है और क्योंकि बाकू को भी सेम बात पसंद है तो वो बूढ़ा आदमी बाकू और काजी को अपने घर ले जाता है कि आओ यहाँ पर आके हम लोग अपना खेलते हैं। उस बूढ़ा का नाम होता है क्यूतारो और बाकू काजी वहां पर खेल खेल के जीत तो रहे होते बट वो बोर हो जाते क्योंकि स्टेक्स बहुत ज्यादा कम थे। तभी क्यूतारो की आंखें चमक उठती है और उसने उन्हें सीधा 10 मिलियन येन की डील ऑफर की। बस ये एक अलग टाइप का गैम्बल है, कोई गेम नहीं है, कुछ नहीं है। क्यूतारो उनसे कहता है कि बस ये सारा पैसा लो और बिल्डिंग के बाहर चले जाओ, सारा पैसा तुम्हारा। तभी बाकू मादरा में आ जाता है अपनी पे और बोलता है कि तू जो काम करने को कह रहा है उस काम के लिए इतने पैसे काफी नहीं है, क्योंकि नीचे के फ्लोर से उसे ब्लड की बहुत ज्यादा महक आ रही थी और क्यूतारो तो उसको अभी अच्छा लगा ही नहीं, उस पर तो उसे कोई भरोसा था ही। गेम को फेयर रखने के लिए क्यूतारो काकेरो क्लब से एक रेफरी बुला रहा था और काकेरो का नाम सुनते ही पहली बार काजी ने बाकू के चेहरे पे डिस्ट्रेस वाला एक्सप्रेशन देखा। काकेरो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कायदे से देखा जाए तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी कंपनी, कोई भी अथॉरिटी किसी की भी उनके ऊपर नहीं चलती और उनका मेन काम है सारी बेट सही से लगवाना। मतलब कि तुमने शर्त में जो चीज लगाई थी, हारने के बाद तुम्हें वो चीज देनी ही पड़ेगी। अब चाहे वो चीज तुम्हारी लाइफ टाइम की कमाई हो और या तो फिर खुद तुम्हारी जान, जब वादा किया है तो देना पड़ेगा। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का रेफरी आकर के बाकू को देख के कहता है कि ब्रो दिस इज द फेस दैट यू डू नॉट सी एवरी डे। रेफरी आया था क्योंकि बाकू और क्यूतारो किसी एक पर्टिकुलर टर्म पे नहीं आ पा रहे थे अपना गेम स्टार्ट करने के लिए। बाकू को इस गेम को जीतने के बाद पैसे नहीं चाहिए थे, उसको क्यूतारो की काकेरो क्लब की मेंबरशिप चाहिए थी। रेफरी ने कहा कि ठीक है, तुमको जो भी चाहिए वो मंजूर। और रेफरी का जजमेंट कभी गलत नहीं होता। क्यूतारो को स्टार्टिंग में शक तो होता है कि यार ये रेफरी कहीं उसको ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहा है, बट रेफरी ने जो बोला वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जोश जोश में आगे क्यूतारो उसको अपनी मेंबरशिप के साथ साथ 10 मिलियन येन अलग से ऑफर कर ही देता। और क्योंकि अब वो दोनों सिमिलर टर्म्स पे आ चुके हैं तो मैच स्टार्ट हो
जाता है। एंड दिस कंक्लूड्स आवर 5 चैप्टर्स। मैच स्टार्ट होने के बाद बाकू एक ऐसी हरकत करता है जिसे देख के क्यूतारो का दिमाग ही सुन रह जाता है कि भाई ऐसा भी सोच सकता है क्या कोई। और रेफरी हु वाज सपोज्ड टू बी न्यूट्रल वो क्यूतारो को स्टिल बोल देता है कि भाई देख अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तू हार जाएगा इस बंदे से। इनिशियली मैं इसके 10 चैप्टर्स बताने वाला था, लेकिन इसमें छोटी छोटी इतनी ज्यादा डिटेल्स है कि उन्हें बताना पड़ेगा ही, और इसीलिए इतनी देर में खाली 5 चैप्टर्स ही कवर हो पाए। 50 लाइक्स आने पर आई रिलीज द नेक्स्ट पार्ट एंड बिलीव मी नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसकी आगे की पूरी कहानी बहुत बढ़िया है और धीमे धीमे ऐसे करके मैं ये पूरी मांगा कवर करूंगा, बस तुम अपने गोल्स पूरे करवाते रहना। तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के बाद तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने नारुतो की एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन बताई है जिसमें कागुया थी ही नहीं, और या तो फिर तुम लोग ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने एलओटीएम के बारे में कुछ ओवरव्यू देते हुए पूछा है कि क्या तुम्हें एलओटीएम का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।